इसमें क्या था कि अगर तो एविडेंस अगर डेफिशिएंट है, यानी जो भी पुलिस ने तफ्तीश की उसमें एक्यूज के अगेंस्ट कुछ मवाद नहीं मिला, तो ये फिर क्या करेंगे, उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, रिलीज कर सकते हैं, बेल वगैरह दे सकते हैं, छोटी बॉन्ड ले सकते हैं। इसके साथ साथ जब ये रिलीज करते हैं ना, एविडेंस डेफिशिएंट है, तो आपने कभी वो चालान देखा है जो सबमिट करवाया जाता है कोर्ट में, किसी ने देखा है? उसके ये खाना नंबर 2 में जो भी इनोसेंट हो जाता है ना डिक्लेयर, मसलन पुलिस ने तफ्तीश की, कोई मवाद नहीं मिला, अब इसको इनोसेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया, तो ये खाना नंबर 2 आप बहुत सुनोगे कि खाना नंबर 2 में रख दिया उसका नाम। वो ये होता है कि जिसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलती उसको पुलिस बेगुनाह इनोसेंट डिक्लेयर करके खाना नंबर 2 में रख देती है। और 169 में ये बताया गया कि उसको रिलीज कर सकती है, उससे बेल वगैरह ले सकती है। 170 में क्या है, 170 में ये कहा है कि अगर उस एक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल आ गया एविडेंस में, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको ट्रायल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज को फॉरवर्ड किया जाएगा। ये आ गया 170 में। यहाँ पे एक बात और भी की गई है कि ठीक है, तफ्तीश में सफिशिएंट मटेरियल है, लेकिन अगर ऑफेंस बेलेबल होगा, ऑफेंस अगर बेलेबल है तो उसमें उसकी बेल वगैरह, छोटी बॉन्ड वगैरह लेके भी उसको बेल दी जा सकती है कि भाई इस टाइम पे मैजिस्ट्रेट के सामने आप पेश हो जाना। साथ 170 में ये भी बताया गया कि जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो रिकवर किए गए हैं, वो सारे भी जब मैजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रोड्यूस करना है तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने ये आर्टिकल्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं। 170 की अगर लैंग्वेज पढ़ें तो क्या कह रहा है सबसेक्शन 1 में, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under the custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or send him for trial। ठीक है, यही कह दिया ना कि भाई एविडेंस काफ़ी उसके पास आ गई है, उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब ये जब किसी एक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल आ रहा है तो एक मिनट यार, मैंने वो नहीं लगाया, ये तो मैं लगा लूँ, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। अच्छा, अगर तो सफिशिएंट मटेरियल है तो यहाँ पे खाना नंबर 2 में अगर तो इनोसेंट है तो खाना नंबर 2 अगर गिल्टी डिक्लेयर कर रही है पुलिस तो उसको खाना नंबर 3 में उसका नाम बतौर मुल्ज़िम रख दिया जाता है। चालान फॉर्म में जो 173 के अंडर पुलिस तफ्तीश कंप्लीट करती है ना, तो एक चालान कोर्ट में सबमिट करवाना होता है, जो रिपोर्ट ये बार बार जिक्र आ रही है कि क्या क्या तफ्तीश की है, तो ये खाना नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही कहा। आगे क्या कह रहे हैं, और इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द एक्यूज्ड इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, बेलेबल ऑफेंस और वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार भी है, शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट ऑन द डे फिक्स्ड एंड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मैजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इनोसेंट है 169 में उसको बेल पे दे सकते हैं, खाना नंबर 2 में चला जाएगा। अगर वो उसके अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल है, 170 बता रहा है कि वो खाना नंबर 3 में चला जाता है, गिल्टी हो जाता है। अगर ऑफेंस बेलेबल होगा तो उसको बेल लेके, छोटी बॉन्ड वगैरह लेके उसको कहा जाएगा कि मैजिस्ट्रेट के पास इस दिन पे पेश हो जाना। अच्छा, अब सब आर्टिकल सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, आफ्टर द ऑफिसर इंचार्ज of a police station forward an accused person to magistrate or take security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon, अगर कोई वेपन वगैरह भी उससे रिकवर हुआ है, और अदर आर्टिकल विच इट मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट, ये जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है, कोई वेपन है, जो भी रिकवरियाँ उससे की गई हैं वो हो गई एक्यूज के साथ मैजिस्ट्रेट के सामने, वो भी प्रोड्यूस करेगा।
और अगर रिक्वायर हो गया कंप्लेनेंट जो मुदई है, एंड सो मैनी ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू सच ऑफिसर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ही मे थिंक नेसेसरी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू अपीयर बिफोर सच मैजिस्ट्रेट एज देयर बाई डायरेक्टेड टू प्रोसिक्यूट। जो गवाह हैं, जो मुदई हैं, उनके भी अगर वो चाहेगा तो वो बॉन्ड ले लेगा और उनको भी कहेगा कि भाई आपने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। ठीक है, इसमें 170 में मेन बात ये थी कि 169 में रिलीज कर सकता है, इनोसेंट डिक्लेयर हो गया। 170 में गिल्टी डिक्लेयर है, पुलिस ने तफ्तीश किया, पुलिस के अंदर सफिशेंट मटीरियल है, तो वो उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई आप इसके अगेंस्ट अपनी शुरू करो तफ्तीश वगैरह। 171 इसमें कुछ भी, इसमें सिंपल सी बात है, नो कंप्लेनेंट और विटनेसेस ऑन हिज वे टू द कोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट शैल बी रिक्वायर्ड टू कंपनी या पुलिस ऑफिसर। ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर के साथ ही जाएंगे विटनेसेस और कंप्लेनेंट वगैरह। 172 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने, अब इसमें 172 में क्या है, बेसिकली पुलिस डायरी की बात हो रही है। हमने कल इससे रिलेटेड बात की थी, आई थिंक कल की थी पुलिस डायरी से रिलेटेड, ये 172 आ गया। अब इसमें होता क्या है, जो भी आईओ होगा, तफ्तीशी होगा, वो जैसे जैसे तफ्तीश करता जाता है, डेली उस केस में जो जो कुछ भी वो करता है उसने इसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे कुछ लोग डेली बेसिस पे सारे दिन उन्होंने क्या किया वो लिखते रहते हैं। सेम लाइक हर केस का तफ्तीशी एक डेली डायरी उसके पास होती है, उसमें वो सारा कुछ लिखेगा। अब इसका यूज़ ये होता है, मैंने एग्जांपल दी थी कि एक तफ्तीशी के पास एक वक्त में काफ़ी सारे केसेस होते हैं और जो एविडेंस वो कोर्ट में देने जा रहा होता है वो तो काफ़ी सालों के बाद भी हो रही होती है समटाइम्स, तो उसको याद नहीं रहता, तो वहाँ से भी वो देख के अपनी एविडेंस दे सकता है, मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। हमने QSO में पढ़ा हुआ है, ये आर्टिकल 140 था आई थिंक। फिर उसके बाद कोर्ट भी देखती है कि ये जो तफ्तीश की गई है डे बाय डे, वो उसका जायज़ा कोर्ट भी ले सकती है। मैंने एक बात और की थी कि ये जो डेली डायरीज होती हैं ना, ये कभी भी मुल्ज़िम के अगेंस्ट नहीं यूज़ की जाती, ये मुल्ज़िम की फेवर में यूज़ की जा सकती है, उसके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। अच्छा, अब इसमें डेली डायरी में आपको दिखा भी देता हूँ कि होती कैसे। ये देखें, ये इस तरह की नज़र आती है, ये डेली डायरी रिपोर्ट ज़िमनी। अच्छा, अब ये देखें, इसमें साइड पे एक डेट लिखी हुई है, ये 18/3/17 18/3/2017 को इसने जो भी काम किया है वो सारा इसमें लिखता जाएगा, एक दिन का। ये एक दिन में इसने सारी तफ्तीश की है, ठीक हो गया, एंड पे वो अपने साइन वगैरह भी करता है। फिर ये 161 की इसने स्टेटमेंट भी लिखी है उस दिन। फिर उसके बाद इसने ये नक्शा मौका वगैरह भी बनाया है इस केस में एक ही दिन में। अच्छा, फिर ये कौन सी डेट थी, 18/3, ये नेक्स्ट डे आ गया 19/3। अब ये नेक्स्ट डे की शुरू होगी। अब नेक्स्ट डे में इसने जो भी काम किए हैं वो सारे इसने यहाँ पे लिखे, 18 वाली लिख दी, 19 वाली लिख दी, फिर 20 में उसने जो नेक्स्ट काम किए हैं वो भी देखें जी, ये लिखा हुआ है इसने 20/3 की आ गई। यहाँ पे फिर स्केल वाला नक्शा मौका वगैरह बनवाया गया, ये कोई पिस्टल वगैरह रिकवर करवाया है, ये भी इसने साथ लगा दिया। ये काम इसने 20 तारीख को किया। फिर 21 तारीख को इसने जो भी काम किया वो सारा कुछ उस केस से रिलेटेड तफ्तीश ये लिखता जा रहा है, ठीक हो गया। फिर 22 तारीख नेक्स्ट डे आ गई, ये उसका लिखता जा रहा है। फिर 23 तारीख आ गई। सो इस तरह ये होती है डेली डायरी। अब ये कभी भी तफ्तीशी जो होता है ना, जो तफ्तीश कर रहा होता है, ये किसी को भी नहीं दी जा सकती। इवन अगर किसी न किसी सोर्स से अगर हमारे पास ये आ भी गई है तो हम इसको कोर्ट में पढ़ नहीं सकते, हम कभी भी नहीं कह सकते ये देखें जी ज़िमनी फलाने डेट की ज़िमनी देखें, उसमें इस तफ्तीशी ने ये कहा, कभी भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये इल्लीगल है, ये किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ तफ्तीशी के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। तो बहरहाल ये होती हैं 172 में जो डेली डायरी ज़िमनियाँ कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सेक्शन को हम देखें, इसकी रीडिंग में ये क्या कह रहे हैं। सेक्शन में कह रहे हैं अच्छा, ये सिंध में हो या अब सिंध में मैंने देखी हैं डेली डायरियाँ, वहाँ पे लैंग्वेज चूँकि सिंधी है तो वो सिंधी में लिखी जाती हैं, हमारे पंजाब में उर्दू वगैरह में लिखी जाती हैं।
अच्छा, सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल डे बाई डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी सेटिंग फोर्थ विद द टाइम at which information received reached him, the time at which began and closed the investigation, the place or places visited by him, and a statement circumstances ascertained through his investigation। यानी हर एक चीज़ उसने इसमें मेंशन करनी है। ये 172 की रिक्वायरमेंट है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड फॉर पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट मंगवा सकती है, and may use such diaries not as evidence in the case but to aid in such inquiry or trial। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ये देख सकती है जो भी डेली डायरी है, लेकिन इसको एज ए एविडेंस नहीं यूज़ किया जाएगा। इसको सिर्फ वो अपनी एड करने के लिए देखेंगे कि भाई ये तफ्तीश में जो कुछ होता जा रहा है। नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। क्लियरली लिख दिया है कि अक्यूज या उसका एजेंट वगैरह ये नहीं कह सकते कि भाई हमें भी ये डेली डायरी दो, बिल्कुल भी नहीं। नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मेरली बिकॉज दे आर रेफर टू बाय द कोर्ट। कह रहे हैं किसी भी सर्कमस्टांसिस में बेसिकली कोर्ट ये एक्यूज वगैरह नहीं कह सकते कि जी हमें ये दे। बेशक कोर्ट ने मंगवाया, कोर्ट उनका जायज़ा ले रही है, बट इफ़ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। मैंने आपको कहा है ना कि एक तफ्तीशी के पास आज वो तफ्तीश कर रहा है, 3 साल बाद वो पेश गवाही देने जा रहा है कोर्ट में, तो उसको याद नहीं होगा। तो अगर वो रिफ़्रेश मेमोरी करने के लिए कोर्ट को कह रहा है कि जी मुझे दिखा दे, मैं देख लूँगा, यहाँ से उसको याद आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि सेक्शन आर्टिकल 156 और 140 QSO वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो आप देख लेना। सो ये डेली डायरी से रिलेटेड था सेक्शन 172, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आ जाए जो मेन है, देखें तफ्तीश शुरू हो रही है 154 से लेके अभी तक 172 तक हम इन्वेस्टिगेशन में रो रहे हैं, यही हम करी जा रहे हैं। ऐसे ही है, FIR रजिस्टर हुई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस क्या करेगी, हम पढ़ के आए हैं, वो एक्यूज़ को भी अरेस्ट कर सकती है, फिर उसके बाद वो मौके पे जाएगी, ऑन द स्पॉट जाएगी, रिकवरियाँ करेगी, वेपन रिकवर करेगी, शेल वगैरह रिकवर करेगी, अगर कोई ब्लड स्टेन अर्थ वगैरह है तो वो रिकवर करेगी, 161 की स्टेटमेंटें लेगी, फिर नक्शा मौका बनाएगी। वो विदाउट स्केल भी होता है और विद स्केल भी होता है, उसमें पॉइंट्स बताए जाते हैं कि कौन कितने फासले पे था। ये सब कुछ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और करने के बाद अब इसके दौरान उसने एक्यूज़ अगर अरेस्ट नहीं है तो वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। फिर अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने कोशिश करनी है इसका रिमांड ले। 167 में मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड हो सकता है, उसमें वो उससे तफ्तीश करते हैं, वेपन वगैरह रिकवर करवाते हैं, या उसका फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड करना हो तो सारी तफ्तीश करते हैं। फिर जो कोई भी इन्होंने वेपन वगैरह रिकवर करवाए हैं, खोल वहाँ से रिकवर करवाए हैं, उनके फोरेंसिक करवाने होते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई रेप वगैरह का केस है, ऑब्वियसली उसमें फिर वो DNA वगैरह वो सारे टेस्ट भी होने होते हैं। काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं जो करने होते हैं इस तफ्तीश के दौरान। 173 फिर आ रहा है, ये हमें कह रहा है कि जब ये सारी तफ्तीश होगी, बेसिकली कितना टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है 173 में, 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपने ये सारी तफ्तीश करनी है पूरी। बट प्रैक्टिकली ना ऐसे होता नहीं। आप खुद सोचें, वेपन पहले वहाँ से एक ऐसा केस है जिसमें कोई गन फायर हुआ है, उसके खोल शेल्स वगैरह रिकवर कर लिए हैं, फिर वेपन अभी रिकवर करना है। वेपन रिकवर हो गया, अगर तो एक्यूज़ पकड़ा ही हफ्ते 10 दिन के बाद गया है, वो फेंस होने के बाद उसको पकड़ेंगे, फिर उससे वेपन रिकवर करेंगे रिमांड पे, फिर उस वेपन को उसके साथ खोल के साथ भेजा जाएगा कि भी देख लो, सॉरी वो खोल वगैरह जो पहले फोरेंसिक के लिए भेजे जाते हैं, फिर उस वेपन को भेजा जाता है कि क्या ये इससे मैच कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने में फिर DNA के लिए अगर वो सैंपल लेके सीमंस वगैरह के वो भेजे जाते हैं, वो रिपोर्ट्स का वेट करना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे काम विद इन 15 डेज़ में हो जाएं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, ये जो चलान भेजना होता है। अब ये यहाँ पे तो 15 दिन की रिक्वायरमेंट है, बट ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया कि विद इन 15 डेज़ ये सारी तफ्तीश पूरी करनी है। आपने उसके बाद एक फ़ाइनल चालान बना के कोर्ट में सबमिट करना है। अब ये सबमिट कैसे किया जाता है,
ये ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का जो है वो इसको भेजता है थ्रू प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं हमारे एडीपीपी डीडीपीपी, उनके थ्रू प्रोसिक्यूशन का जो ऑफिस है उसके थ्रू ये वहाँ पे जमा करवाए जाते हैं। वहाँ से ये पास होता है, वो देखते हैं कुछ कमी बेशी वट एवर, वो पास करके इस चालान को फिर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने देते हैं। ये इसका प्रोसीजर। अब आगे यहाँ पे एक और बात भी बता दी गई थी 173 में कि अगर ये जो टाइम पीरियड बता रहे हैं इसमें चालान सबमिट नहीं हो रहा तो विदिन 3 डेज, ये टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद 3 दिन के अंदर आप एक इंटरम रिपोर्ट सबमिट करवाओगे। अब उसको हम कहते हैं नामुकम्मल चालान। ऑब्वियसली तफ्तीश तो पूरी हुई नहीं, अगर वो गन्स वगैरह गई हैं, कोई डीएनए वगैरह गया हुआ है, वो रिपोर्ट्स नहीं आई अभी, तो वो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो एक इंटरम चालान, एक नामुकम्मल चालान कोर्ट में सबमिट करवा देंगे, और उस पर फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो शुरू करना चाहे ट्रायल तो कर ले। वैसे नॉर्मली ये होता है कि कोर्ट्स वेट करती हैं कि सारी आ जाए रिपोर्ट्स वगैरह, मुकम्मल चालान सबमिट हो, तो उसके बाद ही कोर्ट इन प्रैक्टिस जो है वो ट्रायल शुरू करती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं इंटरम चालान जो सबमिट करवाया जाता है उसकी बेस पे भी वो शुरू किया जा सकता है ट्रायल। अच्छा, आप लोगों ने क्या ये कभी चालान देखा है? मैं आपको आज इसको ना दिखा भी देता हूँ चालान। ये है चालान फॉर्म, इसको अगर आप देखें, ठीक है, ये ऐसा नज़र आता है। अब यहाँ पे सारी केस की डिटेल्स होती हैं, मुद्दई का नाम आ गया, फिर ये खाना नंबर 2 है। अब ये खाना नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि ऐसे मुल्ज़मान जो कि चालान ना किए गए, खाना नंबर 2 यानी जो कि इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए। अब इस केस में कोई भी नहीं हुआ। खाना नंबर 3 में वो मुल्ज़मान है जो कि जिनको गिल्टी डिक्लेयर कर रही है इन्वेस्टिगेशन में कि हाँ जी इसने ये कोई ऑफेंस किया। फिर ये भी बताते हैं यहाँ पे कि कौन से मुल्ज़मान जो ज़मानत पे हैं या कोई वो अगर ऑन बेल है, वो भी इसमें खाना लिखा होता है। फिर आगे आ जाए, इसमें जो गवाहान है, जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने पेश देने होते हैं, वो सारे लिखे होते हैं। फिर उसके बाद पूरी जो डिटेल्स हैं इस केस की, जो जो कुछ फैक्ट्स हैं, वो सारे लिखे जाते हैं। ये चालान फॉर्म है, ये जमा करवाया जाता है। अब ये चालान मुकम्मल ज़ेर दफ़ा 173 लिखा हुआ है इसमें। अगर तो ये इनकम्प्लीट होता तो यहाँ पे चालान नामुकम्मल लिखा होता, लेकिन ये कंप्लीट चालान है, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये कोर्ट में सबमिट करवाया गया। अच्छा, अब इसमें कोर्ट अपनी ना फाइंडिंग भी देती होती है एंड पे कि क्या ये किस वजह से मुल्ज़िम गिल्टी है, इनोसेंट है, वट एवर। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं वो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे साथ लिखी जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया जो नक्शा मौका, एफआईआर के लिए एप्लीकेशन, फिर 161 के स्टेटमेंट, ये सारा कुछ इस चालान के साथ कोर्ट में सबमिट करवाया जाता है। ये होता है एक चालान जो कि जमा करवाना होता है। 173 की रिपोर्ट, बेसिकली चालान का वर्ड सीआरपीसी में कहीं यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पे वर्ड 173 में रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट, ये पुलिस रिपोर्ट है, आम जुबान में हम इसको चालान कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि 173 में चालान है क्या। अब ये क्या कह रहे हैं, सब सेक्शन 1 अगर हम रीडिंग इसकी अब करें बेयर एक्ट वाली, every investigation of this chapter shall be completed without unnecessary delay, and as soon as it is completed, the officer in charge of police station shall through the public prosecutor, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो सरकारी वकील होते हैं ना, उनके थ्रू ये कोर्ट में सबमिट होती है। नंबर 1 क्या करेगा, फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, अ रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब पंजाब वालों ने ये फॉर्म बनाया हुआ है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इस पे हम वो रिपोर्ट जमा करवाते हैं। सेटिंग फोर्थ विद द नेम्स ऑफ द पार्टीज, जो भी पार्टीज हैं, मुल्ज़िम पार्टी, मुद्दई पार्टी, उनके नाम होते हैं। द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेम्स ऑफ पर्सन हु अपीयर टू द एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, के जो बंदे अपीयर हुए हैं उनके बारे में होता है। स्टेटिंग वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बिन फॉरवर्डेड इन कस्टडी और हैज़ बिन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, ये भी लिखा होगा कि अगर वो ज़मानत पे है, ज़मानत पे नहीं है, ये भी लिखा होगा। एंड इफ सो विद और विदाउट श्योरिटी, उन्होंने ज़मानत जो दी है विद श्योरिटी है, विदाउट श्योरिटी है। कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एक्शन, the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the,
ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है, जो कुछ भी ए बी में कह रहे हैं ना वो सारा कुछ इसमें होता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज इनकम्प्लीट, यहाँ पे मसला हमारा चल रहा है ना, where the investigation is not completed within a period of 14 days, 14 दिन, सॉरी 14 दिन के अंदर अंदर अगर तो ये तफ्तीश पूरी नहीं हुई, जिस दिन ये FIR दर्ज हुई है उससे लेके 14 दिन के अंदर अगर तो तफ्तीश कंप्लीट नहीं हुई, ये सारा कुछ क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154, जो जिस दिन FIR दर्ज होगी ना उससे लेके और 14 दिन के अंदर अंदर अगर ये तफ्तीश कंप्लीट नहीं हुई, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल विद इन 3 days ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इंटरिम रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेटिंग देयर इन द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मेड अंटिल देन एंड द कोर्ट शैल कमेंस द ट्रायल ऑन द बेसिस of such interim report unless for reasons to be recorded the court decided that the trial should not be so commence। कोर्ट देखेगी, यहाँ पे डिस्क्रिशन कोर्ट को दे दी गई, यस वर्ड यूज़ किया गया कि अगर तो इंटरिम रिपोर्ट जो इनकम्प्लीट चालान जमा करवाया गया उस पर कोर्ट ट्रायल शुरू कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो चाह समझती है कि नहीं अभी नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए कि सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या करेगी, वो अपनी रीजंस लिखेगी कि भाई इस वजह से मैं अभी ट्रायल को शुरू नहीं कर रही हूँ। कितना सिंपल सा है। अच्छा ये अब इसमें नेक्स्ट अब जो सेक्शन है वो सब सेक्शन आप खुद ही पढ़ लेने ना, उसमें कोई एज सच इतना तो ज़्यादा कोई देखने वाली बात नहीं है। सब सेक्शन 3 वेयर whenever it appears from the report forwarded under this section that the accused has been released on his bond magistrate, जो वो बॉन्ड वगैरह हैं वो उसको फॉरवर्ड किए जाते हैं। अच्छा 4 में अ कॉपी ऑफ एनी रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन शैल ऑन द एप्लीकेशन बी फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी या ट्रायल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अप्लाई करेगा अक्यूज्ड इसके लिए, अगर उसको कॉपी चाहिए तो फिर वो कह रहे हैं कि उसकी वो फीस वगैरह वो भी वो पे करेगा, लेकिन अगर वो चाहे कोर्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकती है। सब सेक्शन 5 where the officer in charge of police station forward a report under subsection 1 he shall along with the report produce the witnesses of the case except the public servants। वो जब ये कह रहे हैं कि चालान वगैरह जमा करवाना है ना तो साथ साथ वो विटनेसेस को भी प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट वगैरह हों तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो विटनेसेस को भी साथ लेके जाएगा। 173 तक कोई मसला है तो बताओ, किसी बात की समझ नहीं आई तो पूछ लो। FIR रजिस्टर हुई, उसके बाद पूरी तफ्तीश हुई, पूरी तफ्तीश कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवानी है वो विद इन 14 डेज करवानी है, उसको पुलिस रिपोर्ट आम जुबान में चालान कहते हैं, जो कि ये है। इसमें सारी डिटेल होती है तफ्तीश की, जो डॉक्यूमेंट्स उसने बनाए होते हैं वो भी सारे साथ अनेक्स किए जाते हैं। अगर ये 14 दिन में नहीं कंप्लीट हो रही, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है। कोर्ट उस पर चाहे तो कर सकती है, नहीं कर सकती। नो क्वेश्चन, नहीं है कोई क्वेश्चन तो आगे चलें। चलो अच्छा 174 में आ जाओ, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट ये क्या होती है, देखें अगर तो किसी भी पर्सन की नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ, लाइक उसका कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है, उसको मर्डर किया गया, ठीक है, उसको किसी एनिमल ने मारा है, यानी नेचुरल डेथ नहीं है, सुसाइड उसने की है, तो क्या होगा, तो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। कौन बनाता है, ये पुलिस वाले बनाते हैं। इसका मकसद क्या होता है, सिर्फ कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन करना होता है। ये अब इसमें होता क्या है, इसको रिपोर्ट मर्ग भी कहते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, जाके जैसे ही कोई मर्डर रिपोर्ट होता है, पहले तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजनी होती है कि भाई इस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिली, फिर वो जाते हैं और जाके बॉडी को देखते हैं, बेसिकली देख के
वो डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें अगर कोई उसको ज़ख्म वगैरह आए हुए हैं वो देखेंगे, वो लिखेंगे किस वेपन के लगते हैं वो। दो यहाँ पे ये मेडिकल ऑफिसर्स तो नहीं है पुलिस वाले, लेकिन आंख से देख के जो पता लगता है वो तो आप लिख सकते हो ना। तो ये यहाँ पे डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है। ऑब्वियसली बंदा एक्सीडेंट से मरा है तो उसकी इंजरीज वगैरह लिखेंगे, यहाँ पे चोट है, यहाँ पे चोट है, यहाँ मैं निकाल नहीं सका। मैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट ना आपको कल एक दिखाऊंगा जो पुलिस वालों ने बनाई होती है, मुझे याद नहीं रहा उसका। तो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली इसमें डिटरमिन करना होता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। अब इस सेक्शन को अगर देखें तो इसमें क्या कहा गया, अब रीडिंग करते हैं, वहाँ से मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। Subsection 1, the officer in charge of police station or some other police officer specially empowered by the provincial government in this behalf, यानी या तो जो SHO है, ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन, या जो भी पर्सन को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है वो करेगा। ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन, उसको इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई बंदा है, हैज़ कमिटेड सुसाइड, पहली बात आ गई। दूसरा, हैज़ बिन किल्ड बाई अनदर, किसी और ने उसको मार दिया है, और बाई एनिमल और मशीनरी के थ्रू, और बाई एन एक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों के थ्रू उसकी डेथ हुई है। सी हैज़ डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। ए बी सी, ये अब इनमें तो साफ बात है नेचुरल डेथ तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि जब इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी ऑफिसर इंचार्ज को तो वो क्या करेगा, शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयर ऑफ टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट जो क्लोज वाला जो नियरेस्ट है उसको तो बताना ही बताना, उसको वो बताएगा। एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द रूल प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल प्रोसीड। अब वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को बताया, और साथ वो कह रहे हैं कि अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बताए हुए हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, इंटीमेट करेगा। उसके बाद वो प्रोसीड करेगा ऑन द स्पॉट, उस जगह पे जाएगा। शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन इज, जहाँ पे उसकी बॉडी है, एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स of the neighborhood shall make an investigation and draw up a report of the apparent cause of death। देखें अब इसने जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इसको दी गई है इस किस्म की कोई, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो जाएगा और प्लेस पे, वहाँ पे जाके एक तो जो उसने इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनानी है ना, वो उसमें दो मुअज़्ज़िज़ीन, जिसको उर्दू में कहते हैं रिस्पेक्टेबल, जो उस इलाके के हैं, उनकी मौजूदगी में वो स्केच वगैरह ड्रॉ करते हैं कि जी कैसे पड़ा हुआ था, फिर उसकी जो इंजरीज वगैरह हैं कहाँ कहाँ पे हैं, वो ये सारा कुछ इन दो मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में किया जाएगा। इनके सिग्नेचर्स वगैरह भी होते हैं इस पर, वो सारा कुछ भी आता है। देखें, शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉ अप ए रिपोर्ट ऑफ द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। अब वो डॉक्टर नहीं है, वो यहाँ पे कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं शुरू कर देगा, उसको कैसे पता लगेगा, लेकिन एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, किसी का एक्सीडेंट हो तो बंदा बॉडी को देख के ये तो अंदाज़ा लगा सकता है ना कि यार इसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी को फायर लगाओ तो बंदा देख के कह सकता है ना कि इसको किसी ने गोली से मारा है। किसी ने सुसाइड की हो, गले में फंदा डाल के अगर अपने आप को, तो बंदा देख के बता सकता है ना कि हाँ जी इसने सुसाइड किया, लटका हुआ है या उसके गले में रस्सी वगैरह हो। सो एपरेंट कॉज ऑफ डेथ उसने बतानी है, उसको डिटरमिन करने की कोशिश करनी है। शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट ऑफ द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ डिस्क्राइबिंग सच वूंड्स को डिस्क्राइब करेगा। फ्रैक्चर्स अगर हैं, ब्रूजेज हैं, ब्रूजेज होते हैं ये नील वगैरह जो अगर पड़ जाए, किसी को मुक्का मारो तो उसके निशान पड़ जाता है ना, नील पड़ जाता है, ब्रूजेज। एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरीज एज मे बी फाउंड ऑन द बॉडी, और कोई भी और दूसरे किस्म के अगर मार्क्स हैं। एंड स्टेटिंग इन व्हाट मैनर एंड व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट इफ एनी सच मार्क्स अपीयर्स टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, और वो वेपन का भी अंदाज़ा लगाएगा कि अगर ये इंजरीज वगैरह हैं तो ये किस वेपन से आ सकती हैं। तो ये सारे से रिलेटेड वो एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है। तो मुअज़्ज़िज़ीन जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के लोकल हैं उस एरिया के, उनकी मौजूदगी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है इस रिपोर्ट का कि उसने ये डिटरमिन करना है कि इसको किसने मारा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो और तरफ चला जाता है काम।
यहाँ पे सिर्फ इसने एपरेंट कॉज ऑफ डेथ कि इसकी मौत की वजह क्या है वो उसने सिर्फ डिटरमाइन करनी होती है। ठीक हो गया। नंबर 2, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन और बाय सो मेनी ऑफ देम एज कॉन्कर देयर इन एंड शैल बी फोर्सफिट टू फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट। ये रिपोर्ट पे वो खुद अपने साइन करेगा, वो जो लोग हैं उनके साइन करवाएगा, गवाहों वगैरह के, और फिर उसको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। अब आगे 3 में क्या है, ऑब्वियसली वो पोस्टमार्टम वगैरह करवाने का ये प्रोसीजर बता रहे हैं। व्हेन देयर इज एनी डाउट regarding the cause of death or when for any other reason the police officer consider it expedient so to do, he shall, subject to such rules of provincial government may prescribe, forward the body with a view to being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical, नियरेस्ट जो अस्पताल होगा वहाँ पे भेजेगा वो बॉडी को। अगर उसको स्टिल डाउट हो, जगह डाउट होते ही है, जब भी किसी की डेथ होनी है तो पोस्टमार्टम करवाया ही जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उसको डाउट हो कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड तो फिर वो भेजेगा, लेकिन जहाँ पे भी इस किस्म का कोई मर्डर वगैरह होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह अगर ज़रूरी हो तो हर दफ़ा ये करवाया ही जाता है पोस्टमार्टम। अच्छा जी, इफ़ द स्टेट ऑफ वेदर एंड डिस्टेंस एडमिट सो भी, वो ये साथ आगे ये भी कह रहे हैं कि वो ये भी देखेगा कि अगर मैं ये बॉडी को भेजता हूँ तो कहीं ये उधर जाने तक ख़राब तो नहीं हो जाएगी। बहरहाल ये लिखा हुआ है। मेडिकल जब भी इस तरह की मर्डर वगैरह होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, सुसाइड वगैरह होता है तो पोस्टमार्टम होना ही होता है, लेकिन ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। अच्छा, अब 5 में क्या कह रहे थे, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। ये एक पुलिस वाले हैं। दूसरा 5 में ये कह रहे हैं कि भाई मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, ये सिर्फ पुलिस वाले ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं बनानी। ये देखें, द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ 174A है, ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स। अब ये ऐड किया गया था सेक्शन। अच्छा, अभी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है 174 में तो पूछ लो आप लोग। ये अब किसी को जला दिया गया हो, अब उस सिचुएशन में क्या होगा, उसको अगर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो पहले उसकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करेगा, मैजिस्ट्रेट भी उसकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करेगा, ये इसमें सारा बताया गया। देखें, वेयर अ पर्सन ग्रीवियसली इंजर्ड बाय बर्न्स, उसको जलाया गया थ्रू फायर, कैरोसिन ऑयल, एसिड, केमिकल और बाय एनी अदर वे। देखें ना, वो ये तेज़ाब वगैरह फेंक देते हैं, ये बड़ा ये काम शुरू हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। किसी को जलाया गया हो, किसी पे तेज़ाब फेंका गया हो, किसी भी तरीके से उसको इस किस्म की इंजरीज आई हैं तो क्या होगा, इज़ ब्रॉट टू अ मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी डेजिग्नेटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी को जलाया जाए, किसी पे एसिड फेंका जाए तो पहला काम क्या होता है, लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि अगले की जान बचाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये तो कह रहे हैं कि अगर तो इस तरह भेजा किसी को जलाया गया तो, और अगर उसको हॉस्पिटल में लाया गया और सच इंसिडेंट इज़ रिपोर्टेड टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर ये अगर मैटर पुलिस को रिपोर्ट किया गया, सच मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो मेडिकल ऑफिसर होगा ऑन ड्यूटी जो उसको अटेंड करेगा, और एज द केस में बी द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या पुलिस वाला जो है दोनों। और अगर तो उसको हॉस्पिटल में लाया गया स्ट्रेट अवे तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है जो उसको अटेंड कर रहा है, या पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दी गई है तो जो पुलिस वाला है वो स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे बताया गया शेल, अब यहाँ पर का वर्ड है शेल, इमीडिएटली गिव इंटीमेशन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ये दोनों पहला काम तो ये करेंगे कि मैजिस्ट्रेट को बताएंगे, नियरेस्ट जो है साइमल्टेनियसली, और साथ साथ क्या करेंगे, एक तो उन्होंने फौरी रिपोर्ट भी देनी है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, उस डॉक्टर ने भी, उस पुलिस वाले ने भी। दूसरा कह रहे हैं कि द मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी शेल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली ऑन अराइवल सो एज टू असर्टन द सर्कमस्टांसेस एज कॉज ऑफ बर्न्स ऑफ इंजरीज। स्ट्रेट अवे उन्होंने ये काम करना है कि उसका रिकॉर्ड करे स्टेटमेंट तक, वो क्या बताता है कि इंजरीज कैसी आई, किसने उसको जलाया है। द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट इन केस ऑफ इंजर्ड पर्सन इज स्टिल इन पोजीशन टू मेक द स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो मैजिस्ट्रेट भी आ जाता है तो फिर वो जाके वो भी उससे पूछेगा। 174A सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा। अगर तो एक पर्सन को बर्न इंजरीज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसको दी जा रही है, पुलिस को,
जो ऑफिसर इंचार्ज है, या उसको डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गया, ये दोनों साइमल्टेनियसली दो काम करेंगे। एक तो इन्होंने मैजिस्ट्रेट को बताना है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ इन्होंने उसकी स्टेटमेंट भी लेनी है कि भाई ये इंजरीज कैसे आई, ठीक है। ये दो काम इन्होंने यहाँ पे एडिशन कर दिया कि ये काम करने ही करने हैं। नंबर 2, द मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी एज द केस में बी मैजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट सबसेक्शन 1 वो एक तो उसने सेटिस्फाई करना है, ये जिसने भी ये इसका लेना है बयान कि इस पर कोई दबाव, इसको कोई थ्रेट तो नहीं है, ये बात उन्होंने सेटिस्फाई अपने आप को करना है। द स्टेटमेंट सो रिकॉर्डेड बी फॉरवर्डेड शैल बी फॉरवर्डेड टू द सेशन जज, और ये स्टेटमेंट सेशन जज को भेजी जाएगी और डीएसपी को भी भेजी जाएगी और ऑफिसर इंचार्ज को भी, फॉर सच स्टेशन एज में बी नेसेसरी अंडर दिस कोड। 3 में यहाँ पे क्या कहा गया, सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है, इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनएबल फॉर एनी रीजन टू मेक द स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट, अगर तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने इस काबिल ही नहीं है कि वो बयान दे सके, तो जो उसने स्टेटमेंट दिया होगा ना मेडिकल ऑफिसर के सामने, उसको शैल बी सेंट इन सील्ड कवर टू द मैजिस्ट्रेट or to trial court if it is other than the magistrate and may be accepted in evidence as dying declaration। देखिए, अगर तो मैजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्ड नहीं कर सका किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो उसने स्टेटमेंट दी है ना उस डॉक्टर के पास, वो सील करके भेज दी जाएगी ट्रायल कोर्ट को, उस मैजिस्ट्रेट को, वो एज ए एविडेंस यूज़ की जा सकती है। अगर वो बंदा एक्सपायर हो जाए तो एज ए डाइंग डेक्लेरेशन उसको यूज़ किया जा सकता है। ये सब सेक्शन 3 में कहा गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे चले। 175 इसमें जो पर्सन्स हैं उनको, जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको समन वगैरह करने से रिलेटेड है। 175 पावर टू समन पर्सन्स, अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 में बाई ऑर्डर इन राइटिंग समन 2 और मोर पर्सन एज अफोरसाइड फॉर द पर्पस ऑफ सेट इन्वेस्टिगेशन एंड एनी अदर पर्सन for the appearance acquainted with the facts of the case, every person so summoned shall be bound to attend and answer fully। इसके 174 के पर्पस के लिए यहाँ पे 175 में ये कहा गया है कि वो विटनेसेस को राइटिंग में ऑर्डर भी दे सकता है कि भाई आओ इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे, इसको जो जिसको भी इस हालात से पता हो उनको पूछने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो किसी भी पर्सन को, 2 या 2 से ज़्यादा को बुला सकता है, इन राइटिंग बुला सकता है, और वो बाउंड होंगे उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, एक्सेप्ट उन क्वेश्चंस के जिनकी वजह से उनके अगेंस्ट खुद कोई केस हो सकता हो, जिनकी वजह से वो खुद किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फंसते हो, उनका जवाब देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो हर किस्म का असिस्ट करेंगे, उसको जवाब देंगे। इफ़ द सबसेक्शन 2, इफ़ द फैक्ट्स do not disclose a cognizable offence to which section 170 applies, such person shall not be required by the police officer to attend the magistrate court। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एग्जाम्प्ट भी कर देंगे अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। बहरहाल यहाँ पे 175 में बेसिक काम ये किया गया है, पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि अगर 174 के लिए वो किसी भी पर्सन को बुला सकता है इन राइटिंग के, आओ और आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो, हमारे सवालों के जवाब दो, जो कुछ आपने देखा है। 176 इंक्वायरी बाई मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। अब ये 176 यहाँ पे सेक्शन 176 इसमें मैजिस्ट्रेट के पास पावर दी जा रही है 2 सिचुएशन में। नंबर 1, एक तो पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ हो जाए, पुलिस कस्टडी इसमें डेथ हो जाए किसी की। नंबर 2, ये जितनी भी सिचुएशंस थी ना, इन सारी सिचुएशंस में ये जो हम पहले पढ़ते हैं अननेचुरल डेथ वाली, इनमें मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकता है। 2 सिचुएशन आ गई, पुलिस की कस्टडी में कोई डेथ हो जाए या ये जो सारी सिचुएशंस चल रही हैं इनमें भी। अच्छा, साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करनी है ना, वो या तो इन एडिशन टू होगी, इन एडिशन टू, और यानी जो इंक्वायरी वगैरह इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट वगैरह पुलिस वाले कर रहे हैं उसकी एडिशन में होगी,
या इंस्टेड ऑफ, उसकी जगह पे ये होगी। ये हमें इस सेक्शन 176 में बताया गया है। सब सेक्शन 1 देख लें, बेयर रीडिंग। व्हेन एनी पर्सन डाइज वाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, पुलिस की कस्टडी में किसी बंदे की डेथ हो गई है। पहली बात, द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इनक्वेस्ट शेल, पहली बात आ गई, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है वो इनक्वेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, एंड इन एनी अदर केस मेंशन्ड इन सेक्शन 174 क्लॉज ए बी सी ऑफ सब सेक्शन 1। ये सारी ABC में हम पढ़ के आए थे ना, जो अननेचुरल सुसाइड वगैरह, इन सारी सिचुएशन में भी वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सकता है। एनी मैजिस्ट्रेट सो पावर्ड मे होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड वो इंक्वायरी कर सकता है, ईदर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, एंड इफ ही डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट which he would have in holding an inquiry into the offence. The magistrate holding such inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in the manner hereinafter prescribed. सारा कुछ करेगा। सिंपल होगी ना बात। 176 में ये पावर दी जा रही है, पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ हुई या ये जो 174 वाली सिचुएशन थी, इनमें इंक्वेस्ट ये भी होल्ड कर सकता है, ये भी इंक्वायरी कर सकता है, या तो ये इन एडिशन टू होगी या इंस्टेड ऑफ, कि वो नहीं कर रहे तो ये करेगा। तो ये पावर सारी इंक्वायरी करने के लिए इसके पास मैजिस्ट्रेट को भी दी गई है। अब इसका 176 का 2 ये कबर कुशाई से रिलेटेड है कि जो कबर, ये देखें, अगर किसी की ना डेथ पे डाउट हो, सस्पिशन हो कि ये नेचुरल डेथ नहीं मरा, इसको मारा गया, तो उसकी कबर कुशाई भी करवाई जा सकती है। अब ये पावर किसके पास है? देखें, ये इलाका मजिस्ट्रेट को हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमें सस्पिशन है कि इस बंदे की डेथ नेचुरल नहीं हुई। वो अगर सही समझता है तो वो ऑर्डर पास कर देता है कि भाई इसको, इसकी कबर कुशाई करो और इसका फिर मेडिकली इसको एग्जामिन करो। ये पावर 176 सब सेक्शन 2 में दी गई है। अब यहाँ पे कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं बताई गई, सिंपली कहा गया कि भाई अगर वो सेटिस्फाई है तो वो करवा देगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर रीसेंट पास्ट में हम देखें ना, तो हमारे सामने है ये मरहूम आमिर लियाकत साहब, उनकी डेथ हुई थी। फिर एक एप्लीकेशन दी गई थी, वो मैजिस्ट्रेट को दी गई थी कि ये नेचुरल डेथ इसकी नहीं हुई। वहाँ पे ऑर्डर हो गए थे कि इनकी कब्र कुशाई की जाए, उनको एग्जामिन वगैरह किया जाए। वो तो बाद में उनकी फैमिली ने फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट, उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल की थी ASJ के पास, आई थिंक, और उन्होंने फिर उस पर ऑर्डर पास किया था कि नहीं, ये गलत किया गया, नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोसीजर इसका यही है, हमने मैजिस्ट्रेट को ही देनी होती है। पावर टू डिसएंटर कॉर्पस, whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of a dead body of any person who has been already been entered in order to discover the cause of death, the magistrate may cause the body to be disinterred and examined. तो जब भी उसको डाउट होगा, अगर पहले ये कह दिया गया था कि नहीं जी ये नेचुरल डेथ है, कुछ भी नहीं ऐसा मसला हो, लेकिन बाद में जाके किसी ने एप्लीकेशन दे दी, तो ये पावर है मैजिस्ट्रेट के पास, वो करवा सकता है। 176। अच्छा, ये हमारा चैप्टर अब हो गया है कंप्लीट।